अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज मेरा मूड बड़ा अच्छा है वो इस वजह से क्योंकि आज सबसे पहले मैं क्रिकेट की बात करूंगी। अब आप बोलेंगे मदिया क्रिकेट की बात करते हुए तो यूजुअली आप मेरे चेहरे पे अफसरदगी देखते हैं, कभी कभी मेरी आँख के इधर एक थोड़ा सा ग्लेयर भी आ जाता है, आंसू मेरी आंखों में आ जाता है। माशाल्लाह से हमारी परफॉर्मेंस ऐसी है कि अच्छा वाला बंदा जो है ना वो रो पड़े कि ये क्या हो गया मैदान में, ये हमारी पाकिस्तानी टीम में ये हमारे इतने ज़बरदस्त बल्लेबाज, वर्ल्ड क्लास बल्लेबाज जाके परफॉर्म करें, लेकिन उनके साथ हो क्या रही है। तो बंदे कोरोना तो आ ही जाता है, लेकिन मुझे हंसी इस बात की आ रही है क्योंकि इंडिया का और साउथ अफ्रीका का जो मैच चल रहा है उसमें जो इंडिया के साथ हो रहा है बस उस पर मैं खुश हो गई। यकीन माने मेरे दिल को काफ़ी तसल्ली है, तो मैं इस तसल्ली के साथ अब जो है ना वो अपने शो का आगाज़ करूँगी। और अब मुझे ना अपनी टीम की अगर मैं परफॉर्मेंस, अगर बुरी परफॉर्मेंस की वजह से बात करूँगी, मुझे इतनी वो चुभेगी नहीं, ये तो आपको पता ही है। तो होता ही, खैर चले गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में। आपको पता है कि सिडनी में पाकिस्तानी टीम बहुत ज़्यादा गिर रही है, मेलबर्न में भी गिरी, पर्थ में भी गिरी और गिरी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। टॉप ऑर्डर ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स के आगे आउट ऑफ ऑर्डर हमारी टीम हो गई है। शाहीनों ने पहली इनिंग्स में 313 रन बनाए, साइम अयूब डेब्यू पर खाता ना खोल पाए और अब्दुल्ला शफीक भी 0 पर ही आउट हो गए। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि नए साल के आगाज़ पर शुरू होने वाले मैच की पहली इनिंग्स में ओपनर 0 पर पवेलियन लौटे हुए। इसके बाद विकेटें गिरती गईं। आखिरी विकेट पर आमिल जमाल ने कमाल मज़ाहमत दिखाई, मतलब मर्दे बुरान साबित हुए। 10वीं विकेट पर रिकॉर्ड 86 रन की शराकत जोड़कर पाकिस्तान की लाज ने रख ली और ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 116 रन बना लिए हैं। बारिश के बायस से मैच रोक दिया गया है। और मजीद आपको भी बताएं कि शाहीन आखिरी टेस्ट में क्यों नहीं खेला। साबिक कप्तान वसीम अकरम और साबिक फास्ट बॉलर वक़ा यूनुस ने भी टीम मैनेजमेंट पर भरमी का इजहार किया और अब बार बार इससे बात करें कि ये समझ में नहीं आ रही कि टीम सिलेक्शन कमेटी जो है वो क्या सोच के इतने बड़े बड़े डिसीजन ले रही है। इसके अलावा पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ का आगाज़ 12 जनवरी से होगा और कीवी टीम इस बार बड़े लड़कों को लाएगी। केन विलियमसन क़यादत करेंगे। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कंवर अहमद साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जो सबका सवाल सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? I'm fine, thank you. सर देखिए शो के आगाज़ में जैसे मैं एकदम से खुश हो गई, उसकी रीज़न ये थी कि चलें ठीक है हम तो फेंटी खा ही रहे हैं और हम पर्थ से अच्छा नहीं कर रहे थे, वो मेलबर्न वो सिडनी तक हमारे साथ चीज़ें हुई हैं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि इंडिया जैसी टीम के साथ भी कोई अच्छा नहीं हो रहा। देखिए कहते हैं ना कि घर में हर आदमी शेर होता है। जब असल तो आपके जो गट्स हैं, आपकी जो स्किल है, वो जब आप बाहर जाके एज ए स्पोर्ट्समैन परफॉर्म करते हैं तो जब आपको पता पड़ता है कि सही रिजल्ट क्या है और आप खुद क्या है। बिल्कुल। अब आप देखें कि इंडिया तो सूरमा बना हुआ अपने घर के, जो टीम आ रही है उसको बुरी तरह मार रहा है, लंबे लंबे स्कोर कर रहा है। जी जी जी। अब आप देखिए केप टाउन के टेस्ट में मुझे याद है कि एक दफ़ा पाकिस्तान 43 रन पे आउट हो गई वनडे मैच में और लंच से पहले मैच ख़त्म हो गया वनडे वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़। और मुझे बड़ी एम्बेरसमेंट हुई कि मैं कमेंटेटर था साउथ अफ्रीकन टेलीविज़न का और जितने भी तमाशाई थे वो भाग भाग के आ रहे थे मेरे पास कि तुम्हारी टीम कैसी है। 43 रन में पाकिस्तान की टीम आउट हो गई। और उसका कैप्टन में से कौन था? आई डोंट रिमेंबर द कैप्टन। लेकिन अच्छी इस वक्त तो पहली टीम में ज़्यादा तगड़ी हुआ करती थी। मेरे ख्याल में सलीम मलिक हो गए शायद। बहरहाल लेकिन इंडिया की टीम जो है आप देखिए कि केप टाउन में 55 रन पे साउथ अफ्रीका की टीम आउट हो गई। दे आर ऑन द डिक्लाइन साउथ अफ्रीका की टीम। और उस टीम के खिलाफ इंडिया की टीम जो कि इन डेप्थ उनकी बैटिंग लाइनअप है, कोहली ओली जितने भी हैं, रोहित शर्मा, और दे वर 153 फॉर 4 और 154 ऑल आउट, यानी 6 विकेटें उनकी 0 पे 1 रन पे गिर गई। और हंसी और मजाक, लेकिन ये एक रिकॉर्ड तो बनाया ना उन्होंने। देखिए ये एक रिकॉर्ड है, एक बहुत ही बड़ा एम्बैरेसिंग रिकॉर्ड है। ये एक रिकॉर्ड क्या है, एम्बैरेसमेंट है। वो कहते हैं ना कि बस, लेकिन मुझे तसल्ली होगी ना कि जो हमारे लड़कों की परफॉर्मेंस से ज़रा नज़र हट गई कि हमारे लड़के एग्जैक्टली क्या करें। बट क्यों, आपको क्या लग रहा है कि क्या बेसिक वजह है कि हमारे लड़के जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे? और अगर इस हार से निकलेंगे और उसके बाद फिर जब हम न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारी सीरीज़ होगी तो हम किस दिमाग से जा रहे होंगे वहाँ पे? देखिए वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट द टेस्ट सीरीज। 3 मैच की टेस्ट सीरीज है ना, तो जैसे आपने कहा कि पर्थ और मेलबर्न में तो ये 3.5 दिन में टेस्ट हार गए, विच मीन्स योर बैटिंग इज नॉट गुड इनफ नॉर योर बॉलिंग इज पेनिट्रेट। के दम खम नहीं है पाकिस्तान के, ना बॉलरों में ना बैट्समैन में डेप्थ है। इसलिए कि बाबर आजम का कप्तान जिस पे ये लोग हमेशा से रिलाई करते रहे हैं, वो बैटिंग में काफ़ी पिछले चंद
टेस्ट मैचों में 10-12 इनिंग्स में फेल हो गए। Very sadly. बट ही इज़ अ वेरी फाइन बैट्समैन, वो वापस तो आ जाएंगे। डू यू थिंक, देखिए आप खुद भी खेले हुए हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं क्रिकेटर्स की नफ्सियात को। आपको लगता है कि वो किसी नफ्सियाती प्रेशर में आ गए हैं कि वो बिल्कुल परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे, या ऑफ कोर्स कल हमने इस शो में ये बात भी की थी कि वो एक ही टेक्निक से आउट हो रहे हैं कि अगले उनकी टेक्निक रीड कर चुके हैं? वो उनकी वीकनेस को उनके कप्तान ऑस्ट्रेलिया के जो पैट कमिंस हैं, इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉलर एंड वेरी सक्सेसफुल कैप्टन, और उन्होंने ताड़ लिया है उनकी वीकनेस को। और उन्होंने ये भी देख लिया है कि इनकी स्किल और टेक्निक जो है बाबर आजम की थोड़ी सी चेंज हो गई है ऑस्ट्रेलिया के बॉलरों को खेलने में, जिसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं और बार बार उसी जगह से उसको आउट कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। बहुत हार्ड है हमारे लिए। ऑस्ट्रेलिया की सारी पिचेस हार्ड होती है, ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन But just for us, उनके लिए सही है। दे आर यूज्ड टू, इन होम ग्राउंड है उनका, एंड दे आर ए वेरी गुड टीम। उनकी Indeed, of course. देखिए उनकी बैटिंग लाइनअप में काफ़ी डेप्थ है, उनकी जो बॉलिंग है वो काफ़ी जो फास्ट बॉलर्स उनके हैं, हेजलवुड है या पैट कमिंस है या जो भी लोग हैं, दे आर वेरी फाइन एंड सक्सेसफुल बॉलर्स, नॉट ओनली इन ऑस्ट्रेलिया, बाहर के मुल्कों में भी वो परफॉर्म करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट साइड्स ऑस्ट्रेलिया इस वक्त है। उनके मुकाबले में पाकिस्तान की जो बैटिंग है उसमें इनकंसिस्टेंट तसलसल नहीं है इन लोगों में कि कभी कोई स्कोर कर रहा है। आप देखें, अब जैसे एक टोटली इनएक्सपीरियंस प्लेयर आमिर जमाल, देखें कि वो ऑस्ट्रेलिया में खेलता था और टैक्सी चलाता था, एंड अचानक दिस मैन इज़ इन लाइमलाइट नाउ, कि जिस तरह की उसने अच्छी बॉलिंग की है पूरे सीरीज़ में आमिर जमाल ने, उसी तरह की उसने बैटिंग करके ये प्रूव कर दिया कि अगर मैं 8वें 9वें 10वें नंबर पे आके इस तरह की बैटिंग कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं? एग्जैक्टली, मतलब तो एक जबरदस्त ऑलराउंडर हमारे सामने अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय आमिर जमाल। और अब देखें ना कि हमारे जो बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी की, अभी आप प्रोग्राम से पहले मुझसे बात कर रही थी कि वसीम बकार भी कंडेम कर रहे हैं इस बात को कि आपका स्ट्राइक बॉलर है वो, ठीक है, वो बार बार उसको खिलाया जा रहा है, इंजरी प्रोन भी हो जाता है जब फास्ट बॉलर हर मैच में खेल रहा हो, उसको रेस्ट भी देना चाहिए। लेकिन एक मैच में जहां क्लीन स्वीप होने वाला है, तीनों टेस्ट अगर ये हार गए तो क्लीन स्वीप हो जाएगा, ऐसे मैच में अगर आप अपने स्ट्राइक बॉलर को रेस्ट दे दें या ड्रॉप कर दें, इट्स नॉट सेंसिबल। ये बिल्कुल तशवीशनाक बात है। बिल्कुल एक ऐसी जगह पे जो कि फैसला कौन जो मैच था कि आप एटलीस्ट क्लीन स्वीप होने से बचा लेता। हम ये कह रहे थे कि चलो जी वो 2-1 की बढ़तरी से वो जीत गए सीरीज, लेकिन खैर हमने ये नहीं किया। मुझे बताएं कि ये जैसे भी आपने नाम लिया साइम अयूब को, जब हमने डेब्यू कराया और somehow he could not deliver, so exactly वही प्रेशर जो बाकी सब पर है वो भी साइम अयूब ने लिया। आई एम फॉर इट, बहुत अच्छा किया उसका डेब्यू कराया। ये जो लोग बेकार की बातें करते हैं कि ये 18 साल की उम्र 17 साल की उम्र में डेब्यू करा दिया, 18 साल की उम्र में डेब्यू करा दिया हनीफ मोहम्मद को, दुनिया का चैंपियन बैट्समैन बन गया। 18 साल की उम्र में डेब्यू करा दिया जावेद मिराज को, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन बन गया। यू गॉट टू टेक ए चांस। जब आपके जो एक्सपीरियंस बैट्समैन फेल हो रहे हैं, गिव ए चांस टू यंगस्टर। डॉन ब्रैडमैन जो दुनिया का ग्रेटेस्ट बैट्समैन समझा जाता है, सर डॉन ब्रैडमैन, उसका टेस्ट एवरेज है 99.94। अपनी आखिरी टेस्ट इनिंग में वो 0 पे बोल्ड हो गया ओवल पे 1948 में। अगर वो 4 रन बनाता तो उसका हर इनिंग में एवरेज होता 100 टेस्ट मैच में। लेकिन जब उसने डेब्यू किया 1928 में तो वो 12 रन पे आउट हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि डॉन ब्रैडमैन जो है फेल हो गया। साइम अयूब इज़ अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर। वो कहते हैं पंजाबी में कहते हैं, और आप एक बड़े जब वो ग्राउंड में आके आप खेल रहे हैं और उसके बाद एक पंजाबी में कहावत है कि चाका लथ जाता है ना, तो ये वो जो शर्म और झिझक होती है ना, वो जो खौफ होता है, तो वो फिर पीछे रह जाते हैं। जब आप इस तरह क्या होगा, आउट हो जाऊंगा, पर मुझे खेलना था वो तो खुल के। अच्छा, जैसे हम ये बात भी करते हैं शान अफरीदी की कि उनको भी जिस तरह से हमने आउट किया, फिर हसन अली जिस तरह से वो भी एंड में जब निकले तो वो भी लिम्प करते हुए निकल रहे थे, तो ये समझ में नहीं आता। हसन अली इज वो क्लास नहीं है शाहीन शाह अफरीदी या वकार वसीम या कुछ और भी पाकिस्तान के बड़े बड़े फास्ट बॉलर जो गुजरे हैं, वो वाली क्लास तो है नहीं। ही इज ए स्टॉक बॉलर। स्टॉक बॉलर वो होता है कि जो जब 2 ग्रेट फास्ट बॉलर गेंद कर रहे हो, उनको रेस्ट देने के लिए बीच में एक पक को लगा दिया जाए तो वो स्टॉक बॉलर कहलाता है। तो हसन अली इज ए स्टॉक बॉलर। कभी कभी वो कामयाब भी हो जाता है, ठीक ठाक बॉलिंग करता है, अच्छे खासे एग्रेसिव, डिपेंडिंग ऑन के पिच कैसी है। तो अब वो ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे गेंद करना कोई आसान काम नहीं होता है, ये हार्ड ब्रेकिंग होता है, इसलिए कि वो बड़ी टफ पिचेस होती हैं वहाँ की और बॉल पे बाउंस करती है।
फिर मेरे ख्याल से वैसी कोई पिच बननी चाहिए पाकिस्तान में ताकि हमारे प्लेयर्स पाकिस्तान में कोशिश की गई नंदीपुर की मिट्टी मंगा के ऑस्ट्रेलिया की तरह पिचें बनाए हो। हमारे पास दुनिया के ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर हुआ करते थे जी एक ज़माने में, जिसका भी नाम ले, वसीम वकार, उससे पहले फजल महमूद और सरफराज नवाज और ये सारे लोग। और उसके बावजूद पाकिस्तान के लोग ये ऐसी विकेट नहीं बना सके जो फास्ट बॉलरों को फेवर करे। उसके बावजूद हमारे खिलाड़ी जो थे वो परफॉर्म क्या करते थे, इट्स अमेजिंग। तो इस दे वर ग्रेट बॉलर्स ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच जी। कमरे में हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे जो मैच हो रहा है, जो आखिरी मैच हो रहा है सिडनी में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, उसमें पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस थी। बट येस, आमिर जमाल ताज़ा हवा का झोंका बन के सामने आया, ही परफॉर्म रियली वेल। अच्छे बॉलर्स भी और साथ में अच्छे बैट्समैन भी, तो यही हमें आगे स्पिरिट उनका आगे भी दरकार होगा। ये तो थी कुछ ज़रा खबरें हमारे खेल के मैदान से, लेकिन अब एक अफसोसनाक खबर आपके साथ शामिल करें। कल ईरान में जनरल कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी पर किरमान में 2 धमाके हुए। 103 अफराद इस धमाकों के नतीजे में जाँ बहक हुए, जबकि 200 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। बेशतर की हालत अभी भी बताई जा रही कि काफ़ी तशवीशनाक है। धमाका खेज मवाद से भरे 2 बैग कब्रिस्तान के दाखिली दरवाजे पर रखे गए थे। ईरानी सदर ने इसराइल को जिम्मेदार करार दिया और कहा है कि सिडनी हुकूमत को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। आज ईरान में यौम सोग का ऐलान किया गया है और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दहशतगर्दी के वाक़े पर इज़हार उन्होंने अफसोस भी किया है। सऊदी अरब ने भी इस वाक़े की मज़म्मत की है और धमाकों में अमरीका मुलव्वस नहीं, तर्जुमान वाइट हाउस ने इस हवाले से वजाहत भी दी है। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत के हवाले से जिन्होंने अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए एक नहायत ही मुनफरिद तरीक़ेकार अपनाया, और वो तरीका ये था कि एक कार्टून किरदार को खल्क किया गया। इस मशहूर किरदार का नाम गोगी और एक ऐसी पाकिस्तानी औरत का किरदार था जो अपनी कमज़ोरियों के साथ आगे बढ़ने की जद्दोजहद कर रही है। ये किरदार लोगों को मुआशरे और तालीम के मुतालिक मसाइल से आगाह करने के लिए बनाया गया था, और ये किरदार अखबारों में शाया होने वाले कार्टून की शक्ल में दुनिया के सामने आया और इसने बेइंतहा मकबूलियत हासिल की। इस किरदार की खालिक मोहतरमा निगार नज़र थीं और हैं। निगार नज़र को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमगा इम्तियाज़ भी दिया जा चुका है और हमें एजाज़ हासिल है कि निगार नज़र आज हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद भी हैं। उनको शामिल गुफ्तगू भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम निगार साहिबा एंड वेलकम टू सुबह का समा। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक हैं? बहुत अच्छे हैं और बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ शामिल करने का। निगार साहिबा, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ये जो आपका कैरेक्टर गोगी था, जिस गोगी के थ्रू आपने लड़कियों की एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट की बात की है, ये किस तरीके से आपने खल किया? क्योंकि अगर हम उसको देखें तो है वो पाकिस्तानी लड़की जिसके शॉर्ट बाल है, दिखने में वो काफ़ी मॉडर्न भी है, पोल्का डॉट्स वाले इसने कपड़े पहने हुए हैं। तो ये जो इसकी अपीयरेंस आपने, क्योंकि देखिए अपीयरेंस मैटर्स अ लॉट जब हम कार्टून्स की बात कर रहे होते हैं और उसको कार्टून की शेप में आगे रख रहे होते हैं, तो आपके जहन में क्या था? मेरे जहन में ये था कि एक ऐसी लड़की जो तालीम याफ्ता है, पढ़ी लिखी है, सोचने वाली है, अपने मुल्क के लिए कुछ कर गुजरना चाहती है, मॉडर्न है और मिसअंडरस्टूड। क्योंकि अगर आप मॉडर्न है इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते, बस वो डम ब्लॉन्ड है। उसमें ये था कि उसमें ड्राइव था और मैं ये चीज़ इंस्टिल करना चाह रही थी पब्लिक में और ख़ास तौर से लड़कियों में, ख़वातीन में, कि वो कर सकती हैं, जो चाहे कर सकती हैं। और वो मैंने गोगी के ज़रिए, मज़ाक के ज़रिए, विट, ह्यूमर और इस तरह से हंसते हंसाते ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की है। अच्छा, आपने क्लाइमेट चेंज के हवाले से बड़ी बात भी की, लेकिन अभी जो आपने जिस नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो इमिग्रेंट्स के उस पे है, ज़रा इस हवाले से बताइए कि क्या प्रोजेक्ट है? देखिए, बात ये है कि हमारे यहाँ इमिग्रेशन, बल्कि पूरी दुनिया में इमिग्रेशन होती है। इवन पाकिस्तान में कितने अफ़गान महाजरीन आए हुए थे, रसूलुल्लाह ने भी हिजरत की थी, और यहाँ से भी बहुत सारे ख़ास तौर से नौजवान हिजरत कर रहे हैं, जा रहे हैं बेजार होके, या दिल टूट गए, या वो पॉजिटिविटी नहीं है तो चलो दूसरे मुल्क में जाएं। हम कहते हैं जाएं, हिजरत करें, परदेश जाएं, मगर तरीके से। तो तरीके वाली बात जो है ना, वो हम
कर रहे हैं कि देखिए आप ज़रूर जाइए, इज्जत से जाइए, पाकिस्तान का एक अच्छा नाम पैदा हो, ना कि ये कि कहीं ट्रैफिकिंग हो रही है, कहीं उनके साथ उनके आज़ा बिक रहे हैं, कहीं उनके साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो ख़ास तौर से ख़वातीन के साथ ये तो आपको पता ना, लाहौर में ये 2 साल पहले का वाक़या भी है कि वहाँ पे क्योंकि जब ऐसी बहुत शादियाँ भी हो रही थी और उसके बाद उनको दूसरे ममालिक में लेके जा रहे थे, तो फिर वहाँ पर जाके पता चलता था ना वो माँ बाप से बात करवाते थे, उल्टा ये शिकायत भी आई कि उनकी जो ऑर्गन्स हैं वो बेचे जा रहे हैं। यस, ऐसा ही है। और अच्छे भले समझदार लोग चल पड़ते थे क्योंकि उनके साथ फ्रॉड होते थे, कभी एजेंट्स का फ्रॉड, कभी पैसों का फ्रॉड, कभी पासपोर्ट्स उनके जब्त हो जाते थे और वो बिल्कुल बेबस हो जाते थे। तो इसलिए हमारा मकसद ये है कि हम तरीक़ा कार बताएं और इस तरीके से जाएं, इवन अगर पढ़ने के लिए जा रहे हैं या शादियों के लिए जा रहे हैं। और शादी में तो आपको पता है कि लड़के लड़कियों को लगता है कि बहुत ही ईजीएस्ट वे, अगर मुल्क से बाहर निकलना चाहते हैं तो किसी भी गैर मुल्की से शादी कर लें ताकि आपके राह हमवार हो जाए जाने के लिए। जी। और वो ये नहीं देखते कि कौन है वहाँ पे। और ख़ास तौर से आपको अगर गलत एजेंट मिल जाए, पैसे तो आपसे वो पूरे ले ले, आपके पैसे भी गए, बल्कि आपकी ज़िंदगी भी कई दफ़ा चली जाती है जब वो आपको सीक्रेटली भेज होते हैं किश्तियों में बिठा के। जी, और हमने देखा भी है। ये बिल्कुल इसी साल का निहायत अफसोसनाक वाक़या था कि जब कश्ती डूबी है। बिल्कुल। तो इसलिए हमारा मकसद ये है कि कुछ अरसे हम इस चीज़ को, कैंपेन को बढ़ाएं आगे और बताएं कि देखिए ये तरीक़ाकार है, अगर इस तरह करेंगे तो आप सही तरीके से जाएंगे, इज्जत से जाएंगे और आपके ख्वाब पूरे होंगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से गए तो गड़बड़ हो सकती है। अच्छा, इसमें कोई ख़वातीन के लिए स्पेशली, क्योंकि देखिए गोगी खुद एक औरत भी है, तो गोगी बहुत सारी दूसरी औरतों की परेशानी समझती होगी। हमारे यहाँ ये होता है कि लड़कियाँ जब ब्याह के किसी दूसरे मुल्क में जाती हैं, चाहे वो यूके हो, क्योंकि यूके ने तो खैर अपने लॉज काफ़ी सख्त भी कर लिए, लेकिन फिर भी वो प्रोटेक्शन उनको हासिल नहीं होती और गैर किसी भी दियार में लड़कियों को नहीं पता होता कि उनके साथ अगर कोई मिसहैप हो जाए तो वो क्या रास्ता अपना सकती है। मैं इस सवाल से बात करूंगी इनसे, लेकिन मुझे यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है। आप लोग कहीं बजाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट हम ये कर रहे हैं उन लोगों के हवाले से जो कि स्पेशली मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं, चाहे वो लड़कियां हों ब्याह के वो बाहर जाना चाहती हों, लड़के वो भी ब्याह के बाहर जाना चाहते हों, या फिर अपने सुहाने मुस्तकबिल का ख्वाब लेकर किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हों। उनके लिए गोगी कार्टून्स में, जो हमारी कार्टूनिस्ट निगाह नज़र हैं, उन्होंने एक बड़े लाइटर वे में समझाने की कोशिश की है कि ठीक है आपने इमिग्रेशन करनी है लेकिन तरीके के साथ, कि परदेश चलो मगर तरीके से। और ये तरीके कार क्या है, इस वाले से हम बात करेंगे। पहले तो मुझे निगार साहिबा ये बताइएगा कि अगर हम लड़कियों के वाले से बात करें, वो पेरेंट्स जो कि अपनी बच्चियों की बाहर शादी कर देते हैं इस ख्वाब के साथ कि बच्ची हमारी बैरून मुल्क चली जाएगी और एक बहुत अच्छा इसका बेहतरीन मुस्तकबिल होगा, इनको ये नहीं पता होता कि एग्जैक्टली बाहर किन किन मुश्किलात का सामना बच्ची को करना पड़ेगा। जी हाँ। तो उस लड़की को जो लड़कियां में देख रही हैं, जो जाना चाहती हैं, आप उनको अपनी गोगी के थ्रू क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैंने कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव या डूम एंड ग्लूम वाला सीन ना करूं, उसमें मैंने इसलिए कार्टून्स का छिड़काव किया है। और ये है कि शादी का तो कोई गारंटी नहीं होती। देखिए वो तो अगर आप उनको जानते हैं या जितना भी जानते हैं, वहाँ जाके जो उसको एक लोनलीनेस होती है या वो उसको घर याद आता है, वो घर वाले कैसे हैं, उनके साथ एडजस्टमेंट करना, वो तो यहाँ भी है वहाँ भी है। लेकिन रूल्स का भी नहीं पता होता, वहाँ के लॉज का नहीं पता, बस वो उनके हाथों में बताने चाहिए बच्चे को। यस, उनके हाथों में रहमो करम, हाँ, कि छोड़ देते हैं लेकिन हाँ। लेकिन वैसे जो अपने तौर पे जाती हैं, कई लड़कियां पढ़ने जाती हैं, जॉब्स करने के लिए जाती हैं, और शादी भी एक वो उसका है, तो वो अगर प्रॉपरली तरीके से जाएंगे, एक तो डिग्निटी के साथ जाने की बात होगी, और दूसरे ये आपको पता होगा कि वहाँ हमारी स्किल की, हमारी हुनर की या हमारी एजुकेशन की क्या पोटेंशियल है और कितना है, ठीक है। लेकिन जब मर्द चले जाते हैं बाहर, तो पीछे ख़वातीन हैं या जो पीछे घर वाले हैं, उनका क्या हाल होता है। अक्सर लोग तो मैं देखती हूँ कि पहले ज़माने में भी और अभी देखती हूँ कि
लोगों को बाहर भेजने में, अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए औरतें अपना जेवर बेच देती हैं अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए, लोग अपने प्लॉट्स बेच देते हैं। और अभी जो इस साल जो कश्ती डूबी थी उसमें भी लोगों ने अपना प्लॉट बेच के पता नहीं क्या कुछ बच्चे को, सिर्फ कि बच्चा बाहर निकल जाए किसी तरीके से, वो अपनी सब चीज़ें बेच देते हैं। तो पहली चीज़ों में क्या जहन में रखनी चाहिए कि अगर हम किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हो? जी, वो उसके लिए कुछ हमने अपने ब्रोशर में वेबसाइट्स भी डाले हैं और हमने उनके रूल्स, यूरोप के या अमेरिका के या इंग्लैंड जहाँ के भी हैं, उनकी तमाम रूल्स हैं और उनके एक तरीक़ाकार है ताकि आप वहाँ जाके आसूदा हाल में ना पड़ जाएं या जेल में ना पड़ जाएं या आपके ऑर्गन्स ना बिक जाएं या आपके साथ बदसलूकी ना हो या आपके साथ ज़्यादती ना हो, हर तरह के होते हैं सिचुएशन। सिर्फ ये हमारा मकसद ये है बताने का कि ये तरीक़ाकार है, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो गलत हाथों में नहीं पड़ेंगे। अच्छा, जैसे मैं भी आपको ब्रोशर देख भी रही थी, उसमें बहुत अच्छा पॉइंट था कि जाने से पहले आप ये सोचें कि अच्छा कितने फाइनेंसेस मेरे इसमें लग रखे हैं कि अगर मैं कहीं भाव वेंचर में लगेंगे और जो मेरे पीछे घर वाले लोग रह जाएंगे उनके लिए क्या फाइनेंशियल मसले मसाइल हो सकते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि सारा पैसा जो है वो मेरे उस पर डाल दिया जाए जिस पे कोई आगे पता भी नहीं कि चीज़ें होंगी या नहीं होंगी। देन दूसरी बात ये कि लैंग्वेज बैरियर, कि ऐसा ना हो कि हम चले तो गए हैं और हमें समझ ना आए। बिल्कुल, लैंग्वेज तो बहुत बड़ी चीज़ है और पैसा भी उसमें बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आपको जो इनिशियल टाइम होता है ना सेटल होने का, उसके लिए आपको पैसा तो चाहिए होता है। बिल्कुल। चाहे वो पैसा वहाँ अगर लग जाए तो मकसद ये कि एक चीज़ को डिवाइड करना कि अच्छा इतना पैसा जाने में लगेगा, इतना पैसा वहाँ इस्टेब्लिश होने में लगेगा, इतना पैसा यहाँ दाखिलों में या फीसों में लगेगा, इतना आपके दूसरा किरायों में भी लगेगा, कम्यूट करने में भी लगेगा। टोटली। तो वो सारी प्लानिंग उसमें है और ये कि उसमें एक रहनुमाई है जो कि बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि जब मर्द चले जाते हैं तो पीछे जो औरतें या घर वाले या फैमिली रह जाती है जो कभी चार चादर और चार दीवारी से बाहर निकल के उन्होंने वो वाले काम ना किए हों। तो मैंने उस पर कार्टून्स बनाए ना कि एक औरत है वो घर और बच्चों को संभालने में इतनी मसरूफ़ है, पता लगा नहीं अभी बाहर के काम भी करने हैं और वो मुझे तो आते ही नहीं, मैं तो कभी गई नहीं, मैं तो कभी निकली नहीं, वेरी प्रोटेक्टेड, पर्दा ये वो। तो वो सारे पहलू हमने कवर करने की कोशिश की है इस कैंपेन में। सही, ठीक है। चले जी, बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने कैंपेन बनाई है और मेरे ख्याल से आपको ज़रूर देखने भी चाहिए। और जो पूरी इनके जो ब्रोशर्स भी आए हैं कि किस तरीके से बड़े प्यारे तरीके से बड़े आसान ज़बान में बताने की कोशिश की है कि चलें ठीक है, अगर आप बाहर जा रही हैं तो किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। यानी कि जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है और उसमें ठीक है आपने सोचा किसी भी चीज़ के लिए आपने बाहर जाना है तो आप पॉइंट्स बना लेते हैं। हाँ। और दूसरा ये कि अगर मैसेज दे रहे, जिस तरह से कार्टून्स के थ्रू मुझे लगता है लोग ज़्यादा रिलेट भी कर पाते हैं और आप पढ़ते भी, और वो उर्दू में अगर लिखे हो तो लोग स्पेसिफिकली इसको ज़रूर पढ़ते हैं। तो ये बड़ा एक लाइटर वे है लोगों को बड़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज बड़े आसान तरीके से देने में। जी बिल्कुल ऐसे ही कोशिश की है। कोशिश आपने की है, बहुत शुक्रिया जी। निगार नज़र साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। और परदेश जाओ लेकिन तरीके के साथ, तो मैं उन तमाम तो लोगों को जो कि अपनी जमा पूंजी अपने बच्चों पे लगा देते हैं, बिल्कुल ऑफकोर्स आप ज़िंदगी में इंसान इसीलिए कमाता है ना कि आपके बच्चों का अच्छा रोशन मुस्तकबिल हो, लेकिन आप ये भी देखें कि कहीं ऐसा ना हो कि आप इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा जहाँ पे लगाओ उसका फ़ायदा भी ना हो। जैसे लोग बड़े इलीगल वे में बच्चों को बाहर भेजने की कोशिश करते हैं, तो इसका ज़रा आप लोग ख्याल रखिएगा। आपको भी पता होना चाहिए कि क्या आगे होने जा रहा है। खैर जी, आपका ज़रा मूड चेंज करती हूँ, मैं ज़रा पड़ोसी मुल्क के वाले से बात कर लेती हूँ जहाँ दूल्हे वालों की फरमाइश पर बारात को दिए गए खाने के मेन्यू में मटन शामिल नहीं था। मटन नहीं था, उन्होंने कहा मटन नहीं है, इस लोग हो गया हंगामा और छोटी सी तल्ख कलामी पे बात शुरू हुई और फिर इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि भाई वहाँ पे पुलिस को बुलाना पड़ गया। फिर पुलिस आई, पुलिस ने रफा दफा कराया, मारपीट, तो एक तरफ दूल्हे के हाथ वो कुछ भी नहीं आया और दूल्हा बगैर दुल्हन के, ना उसको मटन मिला ना उसको बीवी मिली और वो बगैर दुल्हन और अच्छा खाने के वापस चला गया। तमीज़ से ज़रा मैं कहती हूँ वहाँ गुजारा कर लेता तो लड़की तो एटलीस्ट ले जाता ना वहाँ से। खैर चलें, ये तो वहाँ पे स्टोरी थी कि जी मटन नहीं मिला तो लोग इतने पागल हो गए। आप ये सूरत हाल वहाँ पे देख लीजिए, जस्ट इमेजिन। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आते हैं।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें जहां गुज़िश्ता रोज तेजी का रुझान रहा, 65,000 की नफसियाती हद बहाल हो गई। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदे समा रिजवान आलम से। रिजवान, वेरी गुड मॉर्निंग। ये बताएं कि मार्केट की सूरत हाल क्या है आज? मदिया, मार्केट जो है वो थोड़ी रेंज बाउंड है। आज हमने सुबह मार्केट में देखा था कि आगाज़ तो बहुत अच्छा हुआ था, एक मौके पर मार्केट में 300 पॉइंट की तेज़ी भी देखी गई। मार्केट जैसे ही 65,000 पॉइंट के करीब आने लगती है तो वहाँ पे हम देखते हैं सेलिंग प्रेशर आ जाता है, प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो जाती है। तो ये 65,000 का जो लेवल है, इसको अबूर करने और इसको बरकरार रखने में मार्केट को रेजिस्टेंस का सामना है, ये हम कई रोज़ से देख रहे हैं। अच्छा, मार्केट चूँकि थोड़ी सी डायरेक्शन लेस हुई हुई है, उसकी कोई सिम्त अभी मुतय्यन नहीं हो रही, तो सरमायाकार भी वेट एंड सी की पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं। अगर देखा जाए तो पिछले साल हमने देखा कि 55% का मार्केट ने जो रिटर्न दिया। अगर किसी ने यहाँ 100 रुपये लगाए थे तो 55 रुपये वो यहाँ से लेके गया है। तो अब मार्केट नए साल के आगाज़ में मार्केट की डायरेक्शन क्या बनती है, मार्केट क्या नए हाई बनाती है, प्रिडिक्शन बहुत है, मार्केट में ख़बरें अच्छी हैं माशी लिहाज से, लेकिन चूँकि आगे इंतखाबात हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थोड़ी सी नज़र आ रही है सरमायाकारों को, फिर अदालतों में मुकदमा ज़ेर समात हैं, ये सारी चीज़ें जो है नफ्सियात पे उनकी असर डालती है। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि मार्केट इन दिनों खटपीस है, रेंज बाउंड है। मुख्तलिफ सेक्टर्स में मुख्तलिफ खबरें जब अच्छी आती हैं तो वो चलते हैं, लेकिन जब खबरें नहीं होती तो मार्केट डल हो जाती है। यही वजह है आज हम देख रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए, मैं माशी खबरों के हवाले से आपको थोड़ा सा अपने नाज़रीन को आगाह करते हैं। पाकिस्तान की जो 6 महीने की बरामदात हैं वो उसमें 12% इजाफा देखा गया। दिसंबर में जो बरामदात हुई है 2 अरब 81 करोड़ डॉलर की, ये मतलब इसमें 30% का इजाफा देखा गया पिछले साल के दिसंबर के मुकाबले में। ये बहुत एक पॉजिटिव न्यूज़ है। फिर पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसमें भी 8% का इजाफा देखा गया 6 महीने में। पहले तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही थी, अब माशाल्लाह से एक सिम बन गई है, होना आहिस्ता आहिस्ता फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई है और इसमें इजाफा होना शुरू हो गया। ये भी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। फिर यह है कि मार्केट पाकिस्तान में जो कॉटन की जो है वो प्रोडक्शन है, जो पिछले साल सैलाब में बहुत ज़्यादा गिर गई थी, वो बहुत बेहतर हुई है। उसमें अगर देखा जाए 82 लाख बैल्स हमने जो है वो प्रोडक्शन हुई है और ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है और इसमें इजाफा 103% है। ये भी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए। इसके साथ साथ मार्केट में देखें टैक्स कलेक्शन जो है FBR की वो बहुत रिकॉर्ड हिस्टोरिक हाई बना रही है। बहुत इतनी मुश्किल माशी सूरत हाल के बावजूद हमारे जो है टैक्स कलेक्शन जो है वो इजाफा हो रहा है इसमें, और ये IMF की शर्त के से भी ज़्यादा दिए गए अहदाफ से भी ज़्यादा हुई है। ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। तो माशी लिहाज से खबरें मार्केट के लिए अच्छी हैं, लेकिन चूंकि नया साल का भी बिल्कुल शुरू है और इस तो नया साल का बिल्कुल शुरू है अभी, और नए साल की शुरू अच्छी खबर के साथ हमने स्टार्ट किया। बहुत शुक्रिया जी सैयद रिजवान आलम, फाइनल नहीं हुई होती, हमारे साथ मौजूद थे। हम स्टॉक की सिचुएशन के बारे में एनडीएस इस बात को भी हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते कि इस बार जो टारगेट था उससे ज़्यादा जो है वो टैक्स वसूल किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जो है उनको टैक्स के धारे में लाना बाकी है। खैर, हम आपको ज़रा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। आपको वो दिन याद है जब पाकिस्तान में कोरोना के केसेस एकदम से सामने आना शुरू हुए थे, फिर ज़रा सी गफलत और लापरवाही ने बहुत कुछ चीज़ें बदल कर रख दी थी। लॉकडाउन, सब कुछ बंद, लोग घरों में महदूद होकर रह गए थे। दुनिया भर में कोरोना लोगों की जानें निकल रहा था और फिर कोरोना का नया वेरिएंट JN1 अमेरिका और भारत समेत कई ममालिक में फैल गया। बदकिस्मती से पाकिस्तान में भी इसके 16 से ज़ायद केसेस अब सामने आ गए हैं, जिसकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने तस्दीक भी कर दी है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आगा खान अस्पताल के हेड ऑफ इन्फेक्शन डिजीज़ डॉक्टर फैसल महमूद। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर फैसल, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सुबह के समय में हमें वक्त दिया। डॉक्टर फैसल, सबसे पहले तो ये बताएं, क्योंकि देखें वो लोग जिनके घरों में कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई हैं और जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा लॉस देखा हुआ है, वो जब कोविड का नाम सुनते हैं उनकी लिटरली जान निकल जाती है। तो जो नया वेरिएंट आया है JN1, कितना ख़तरनाक है? अस्सलामुअलैकुम, बुलाने का शुक्रिया। तो ये जो JN1 जो नया वेरिएंट है ये बहुत ख़तरनाक नहीं है। नंबर 1 याद रखिए कि जो कोविड 3 साल पहले था, जब ये कोविड आया था, वो और अब में बहुत फ़र्क है। पर चेंज ये है कि वेरिएंट जो तब्दील हुए वो फैलते तो बहुत तेज़ी से, मगर उनकी शिद्दत इतनी बुरी नहीं होती। एंड हम लोग भी चेंज हो गए। अब 3 साल पहले हम में से किसी के अंदर इससे लड़ने की ताकत नहीं थी। अब ज़्यादातर लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है या वैक्सीन लग चुकी है, जिसका मतलब जब इन्फेक्शन होता है तो वो भी यूजुअली माइल्ड होता है। सो वी डोंट एक्सपेक्ट कि ये बहुत बुरा इन्फेक्शन होगा जब ये आएगा यहाँ पे।
अच्छा, ये जो वैक्सीन हमने लगवाई है उसने हमारी इम्यूनिटी में कितना इजाफा किया? दूसरी बात है डॉक्टर साहब, चले देखें 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों ने तो ये वैक्सीन लगवा ली ना, तो उनको हम कहते हैं इम्यूनिटी हासिल हो गई, लेकिन उन बच्चों का क्या जिनकी उम्र से छोटी, और अभी तो इन्फ्लुएंजा भी इतना फैला हुआ था और छोटे बच्चे तो सबसे ज़्यादा उसकी लपेट में आ रहे थे। जी बिल्कुल, आ आपने रहे सही हैं। फरमाया। बल्कि इनफैक्ट इस साल जो है वो इन्फ्लुएंजा कोविड से कई गुना खराब था। एंड ये पिछले 2 महीनों से हमने बहुत इन्फ्लुएंजा की केसेस देखे। जस्ट टू रिमाइंड, इन्फ्लुएंजा भी एक वायरस है कोविड की तरह, और उसकी भी बीमारी बहुत शदीद होती है। एंड इनफैक्ट हमारे पास कई लोग आके उन अमवात भी हुई हैं इन्फ्लुएंजा से। सो इन्फ्लुएंजा एक्चुअली इस साल कोविड से काफ़ी बुरा था। एंड जहाँ तक इम्यूनिटी की बात है, तो इम्यूनिटी याद रखें आपको वैक्सीन से मिलती है और इन्फेक्शन से मिलती है, और दोनों ही चीज़ें हो चुकी हैं। बट अभी जो ज़्यादा फोकस हमारा वो है उन लोगों के ऊपर जिनके अंदर शदीद बीमारी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यानी कि वो लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनकी उम्र ज़्यादा है, या जिनके दूसरे मसले मसाइल हैं, और उनके अंदर हम कहते हैं कि डेफिनेटली आपको वैक्सीन बूस्टर देने की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो नहीं है कि सबको वैक्सीन लगाने की ज़रूरत है। ओके, लेकिन डॉक्टर साहब आपने भी आजकल ऑब्जर्व किया होगा, आई एम श्योर आपके पास हॉस्पिटल में से केसेस भी आ रहे होंगे। हम तो अपने आसपास इतने लोगों को देख रहे हैं, हर बंदे को नज़ला है, ज़ुकाम है, खांसी की बहुत ज़्यादा शिकायत है, लोग सांस की भी जो है वो उसकी भी तकलीफ का जो है सवाल से बात कर रहे होते हैं। तो ये जो एकदम से अपने आसपास इतने लोगों को बीमार होते देखा है, क्या ये इन्फ्लुएंजा है, या हम ये समझें कि ये भी हो सकता है कि वो कोविड के नए वेरिएंट से गुजर रहे हैं? अलामात क्या है वैसे इसकी? जी, सो मोर देन लाइकली जो आप देख रहे हैं ये प्रॉब्ली इन्फ्लुएंजा है। एंड ये हमको पता है क्योंकि जब लोग हमारे पास आते हैं टेस्ट के लिए, तो दोनों कोविड का भी टेस्ट होता है, इन्फ्लुएंजा का भी टेस्ट होता है। एंड अक्सरियत आई वुड से 99% जो है वो इन्फ्लुएंजा निकलते हैं। याद रखें, इन्फ्लुएंजा भी काफ़ी बुरी बीमारी होती है। इसके अंदर भी अनवात होते हैं। जिनको इन्फ्लुएंजा होता है उनके अंदर बहुत ही शदीद जिसको जब नज़ला, खांसी, जिस्म में दर्द, आप बिल्कुल बिस्तर पे पड़ जाते हैं, और ये फिर लिंगर ऑन होता है कई हफ्तों के लिए। तो ज़्यादातर जो है वो इन्फ्लुएंजा है। इनफैक्ट हमको ये भी पता है ये H3 इन्फ्लुएंजा है। ये इसका भी एक नया वेरिएंट है। मगर ये ज़रूर है कि पिछले 2-3 दिनों से हमने थोड़े से कोविड के केसेस अब बढ़ना शुरू हुए हैं। इनमें से कोई भी बहुत सीवियर नहीं है, सब माइल्ड ही अभी तक आ रहे हैं। तो लगता है कि इन्फ्लुएंजा का पीक अभी कम हो रहा है और कोविड का पीक थोड़ा सा अभी शायद बढ़ना शुरू होगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग जो हमें देख रहे हैं, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि दिसंबर में समहाउ अमवात बहुत ज़्यादा होती हैं, क्या उसमें एक बड़ा रोल इस इन्फ्लुएंजा का ही है? क्योंकि ये इन्फ्लुएंजा तो ऐसा है कि जो कि रुका हुआ है, और अभी जैसे आपने बोला कि अभी एक नया वेरिएंट है जो कि आया है। सो क्या हम ये समझें कि बहुत सारे से बुजुर्ग लोगों को देखते हैं कि एकदम जी नमूनिया हो गया था, एकदम खांसी हुई, नज़ला ज़ुकाम हुआ, समझ में नहीं, हॉस्पिटल लेके गए और बस वजह फिर मौत की वो बन जाती है? जी बिल्कुल। बिल्कुल इसमें से हो सकता है कुछ जो है ये इन्फ्लुएंजा की वजह से है। इनफैक्ट इन्फ्लुएंजा अक्सर मिस जाता है बिकॉज उसका टेस्ट जो है वो वाइडली अवेलेबल नहीं है, और टेस्ट थोड़ा सा महंगा है, तो अक्सर ये मिस जाता है। दूसरी चीज़, इन्फ्लुएंजा के बाद भी आम जरासीम का इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, यानी कि नॉर्मल जो आम जो निमोनिया होता है उसका रिस्क बढ़ जाता है। इन्फ्लुएंजा के बाद स्ट्रोक का और दिल के मसले के, हार्ट अटैक का भी रिस्क बढ़ जाता है, बिल्कुल कोविड जैसा। दोनों के अंदर यही मसले होते हैं। तो बिल्कुल विंटर्स में जो ये अमवात की शरह बढ़ती है, वो उसकी वजह यही होती है कि विंटर्स ही के अंदर सारे वायरसेस आते हैं, एंड जिनकी ऑलरेडी फेफड़े कमजोर हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा है, उनको ही ज़्यादा मुझे लग रहा है कि वो तो ज़्यादतीस जैसी खौफनाक चीज़ हो गई है कि वो इसमें भी हार्ट अटैक का भी है, स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ गया है, ज़्यादतीस में भी देखें चीज़ें बहुत ज़रा वो साइलेंटली आपको किल करता है। हाँ, मगर डिफरेंस ये कि ज़ियादतीस तो आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहती है, दिस इज़ अ शॉर्ट टर्म रिस्क जो बढ़ता है। एंड इसको रिस्क को अच्छी बात है कि ख़त्म करना मुश्किल नहीं है। वैक्सीनेशन, यानी कि फ्लू का वैक्सीन, कोविड का वैक्सीन अगर आप इसके मुस्तक हैं। एंड सेकंड ये कि अगर किसी की तबीयत ख़राब है तो वो मास्क पहन लें, तो वो किसी को देंगे नहीं। एंड ये सिंपल चीज़ों से आप बिल्कुल इससे आराम से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, लेकिन ये इस मिथ के हवाले से बताया ना, लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो शॉट्स लगवा ली थी, उसके बाद हमें कोविड क्यों लग रहा है? तो ज़रा इस हवाले से भी ज़रा मैं चाहूँगी कि आप ज़रा रोशनी डालें कि जो वैक्सीन थी वो लोगों की जान बचाने के लिए थी कि उनके अंदर थोड़ी बहुत इम्यूनिटी आ जाए। एब्सोल्युटली, ये बहुत ही आपने सही बात बोली। लोग अक्सर समझते हैं कि वैक्सीन जो है वो हमको इस बीमारी से बिल्कुल बचा देगी। ये बिल्कुल भी नहीं। वैक्सीन जो है वो आपको बुरी बीमारी या तबीयत ज़्यादा ख़राब होने से बचाती है, इन्फेक्शन से शायद इतना ना बचाए। इनफैक्ट इस साल जितने भी हमने ज़्यादातर जो कोविड के लोग की डेथ देखी थी, वो वही लोग थे जिन्हें वैक्सीन नहीं लगाई थी। तो वैक्सीन लगाने से हो सकता है वो कोविड, इन्फ्लुएंजा वगैरह हो, मगर ये ज़रूर है इसकी शिद्दत में बहुत कमी आ जाती है, अमवात की शरह काफ़ी कम
कम हो जाती है। एंड अभी जो हम ये देख जहाँ खड़े हुए हैं 3 साल पहले और अब के अंदर, इसका बहुत बड़ा हाथ वैक्सीनेशन ही है कि वैक्सीनेशन की वजह से अब इतनी बुरी बीमारी नहीं आ रही हमारे पास। बिल्कुल, जो अब मेरे ख्याल से पाकिस्तानी कौम जो है वो बड़ी ढीठ भी रही है। आपको पता है कि हम आपसे दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी आपसे बात होती रही है कि लोगों ने इतनी एहतियात नहीं की, लेकिन फिर भी अल्लाह का बहुत करम हम पे रहा है। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक अहम मसले के हवाले से बात करेंगे। मुल्क भर में बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। इस बात के बावजूद कि पहले मीडिया पे इतनी बात नहीं की जाती थी, लेकिन अब मीडिया पे बात भी की जाती है, ड्रामास भी बना रहे हैं, लेकिन बच्चों से रेप और जिनसी तशद्दुद का जो ख़तरा है वो मज़ीद बढ़ता चला जा रहा है और जो मुआशरे के हर बच्चे के सर पर एक तलवार लटक रही है, जिस तलवार का खौफ चारों तरफ मंडला रहा है। और आए दिन ऐसे दिलखराश वाक़यात की खबरें आती रहती हैं। विफाकी और सूबाई सतह पर बच्चों के हवाले से कवानीन होने के बावजूद केसेस की शरह में इजाफा सवालिया निशान है। सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट ने 5 साला अदाद शुमार जारी कर दिए हैं और अफसोस तो इस बात का है कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं लेकिन मुल्जिम पकड़े नहीं जाते। इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर नवीद कमाल। उनसे ज़रा मैं स्टैटिस्टिक्स जान लेती हूँ और साथ में सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हमीद अलवानी साहब भी मौजूद हैं जिन्होंने 5 साल की स्टैटिस्टिक्स जारी की, उनसे बात भी करेंगे। नवीद कमाल, पहले आप मुझे बताइएगा कि आदाद शुमार क्या कहते हैं कि कितना इजाफा हुआ है 5 सालों में इन तमाम तर होने वाले वाक़यात का? जी बिल्कुल, जो इजाफा है, जो आदाद शुमार हैं वो तशवीशनाक हैं। सिर्फ 5 साल की बात की जाए तो 16,000 वाक़यात रिपोर्ट हुए जिसमें हरासा किया गया, बच्चों को जिनसी जो तशद्दुद है इसका निशाना बनाया गया है। इसके अलावा अगर सिर्फ हम 6 माह की बात करें जो गुज़िश्ता साल के जो आदाद शुमार है वो ही काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक हैं। 2,227 बच्चे तशद्दुद का निशाना बने। 2022 में ये तादाद तकरीबन 3800 थी, 2021 में ये तादाद 2800 थी। इसी तरह 2020 और 2019 में भी इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं था, तकरीबन 1900 और बिलतरतीब 2800 से कुछ ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए। सबसे ज़्यादा शरह जो है पंजाब में रही, तकरीबन 70% जो केसेस हैं वो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। 14% केसेस सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो है इन केसेस की जो रिपोर्ट होने की तादाद है वो 4 से 5% है। गिलगित बल्तिस्तान में ये तादाद 3% रही। बलूचिस्तान में ये तादाद कदरे कम है, तकरीबन 1 से 2% है। लेकिन इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है और एक ऐसा शहर है, ये जो इलाके हैं इसमें एक आम राय माहिरीन की यही है कि यहाँ पर रिपोर्ट नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर बाज़ जगह कबायली निज़ाम है, बाज़ जगह जो है वडेरा शाही है। तो इस वजह से जो इस तरह के मामलात होते हैं लोग इसको पंचायत में हल करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये केसेस रिपोर्ट नहीं होते और कुछ लोग इसको जो है शर्म और गैरत का जो है अपना मसला बना लेते हैं और इसको जो है रिपोर्ट नहीं करते। इसमें जो सबसे अहम बात है मुल्ज़िमान के पकड़े जाने की और उनके सज़ा की है, इसका तनासुब भी इंतहाई कम है, 5% से भी कम है। इसकी जो वजह है तवील एक निज़ाम है मेडिकल का, उसके बाद उससे जो है प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और उस वक्त तक काफ़ी ज़्यादा एविडेंस ज़ाया हो चुके होते हैं और पुलिस की जो तफ्तीश है वो भी संजीदा नहीं होती, एविडेंस को ज़ाया कर दिए जाते हैं और आखिरकार जो फ्रीकेन है उनमें सुलह हो जाती है और इन केसेस ये केसेस आगे चल नहीं पाते। बहुत सारी जगहों पे तो तशवीश भी ऐसी होती है कि वो विक्टिम को और ज़्यादा ट्रॉमा में डाल देती है। जी बिल्कुल, इसमें यही होता है कि इसमें क्रिमिनल जो जस्टिस सिस्टम है उसमें भी इसमें ज़रूरत है इस बात की कि जो इस हवाले से कानून बना हुआ है और जो इसमें सेक्शंस हैं उस पर इम्प्लीमेंट हो और इस केस का जो प्रोसेस है वो हो। अब जो है दुनिया जिद्दत की तरफ जा रही है, कराची में भी अब जो है DNA आसान हो गया है, तो दीगर जो मेडिकल इसके जो निज़ाम है और DNA उसका सहारा लिया जाए और एविडेंस को कभी ज़ाया ना होने दिया। इसमें जब मुल्ज़िमान को सज़ा होगी, अपने कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे तो इन केसेस में जो है कमी आएगी।
बिल्कुल कमी आएगी, बिल्कुल सही बात कीजिए। नवीद कमाल हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया नवीद आपका। अब क्योंकि डायरेक्टर हमीद अलवानी साहब मौजूद हैं, मैं उनसे जान लेती हूँ। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपने इतनी एक्सटेंसिव इस पे रिसर्च की है 5 सालों में। तो बस मैं इस पे एक छोटी सी वजाहत कर दूंगा कि इसको मैंने बड़े कंप्रहेंसिव रिपोर्ट बनाई है 5 सालों की, लेकिन मैं यकीनन एज ए सिविल सर्वेंट, एज ए डायरेक्टर सिंध एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध में इस वक्त पोस्टेड हूँ, सर्व कर रहा हूँ। लेकिन ये रिपोर्ट मैंने खुद अपने तौर पे कंप्रहेंसिव रिपोर्ट बनाई है, क्योंकि मैं वॉलंटरीली जगह जगह जाके मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में और ये चीज़ें बच्चों में, क्योंकि ये एक ट्रायंगुलर है, लेकिन इसमें ये वजाहत है कि सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो पाकिस्तान की रिपोर्ट नहीं बना सकता। दिस इज़ ऑन माई ओन कैपेसिटी, आई हैव कंप्रहेंसिव ड्राफ्टेड ऑल रिपोर्ट। उसमें जो है ट्रायंगुलर है ये देखिए, एक बच्चा है, असातिज़ा हैं और पेरेंट्स हैं। इसको ऊपर से अंडर द अम्ब्रेला आपको जो है सरकार ने उसको लॉस को इम्प्लीमेंट कराना है। तो ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अगर ये जो फिगर्स नवीद ने जैसे आपसे शेयर की, तो अगर 2019 में देखें तो हमारे डेली 8 बच्चे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ होते थे, जिनसी तशद्दुद होते थे। वो जो रिपोर्ट होते थे जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया पे, लेकिन वो गाय ब गाय बढ़ते हुए इस वक्त 2023 के इख्तिताम पे वो 12.32 यानी 12.32% तक पहुंचे हैं जो डेली रिपोर्ट होते हैं और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज होते हैं। रिपोर्ट ज़्यादा होने लग गए आपने, क्योंकि देखिए इतनी एक्सटेंसिव रिपोर्ट जो आपने तैयार की और आपने उसमें देखा है, उसमें आपने क्या ऑब्जर्व किया है कि ये जो बच्चे हैं इनको मोलेस्ट कौन करता है, ये किसका टारगेट बनते हैं? क्योंकि बच्चे तो ऐसे होते हैं कि हम बच्चों को अपने घरों में रख रहे होते हैं, इन बच्चों का बाहर आना जाना भी नहीं होता, तो कौन लोग होते हैं? देखिए इसमें जो है ना, बच्चों को हमेशा सॉफ्ट टारगेट किया जाता है, सॉफ्टली उसको। इसमें देखें 90% से ज़्यादा आप वो देखेंगे जो एक्वेटेंस हैं, जो अंकल हैं, चाचू हैं, मामू हैं, पड़ोसी है, ड्राइवर है, घर में काम करने वाला सर्वेंट है, टीचर है, मदरसों में होते हैं, वैन ड्राइवर है। तो ये तमाम लोग वो होते हैं जो जान पहचान वाले थे। उससे ये होता है कि जब पहले तो वो बच्चों को अब्यूज़ करते हैं, अब्यूज़ करने के बाद क्योंकि वो एक्वेंटेंस होते हैं, बच्चा उनको पहचान जाता है, तो वो बच्चा अल्टीमेटली मर्डर हो जाता है। जैसे कि पिछले साल में 104 बच्चे तालीम गाँव में, मदरसों में जो अब्यूज़ हुए हैं, जिसमें से 81 जो बच्चे अल्टीमेटली मर्डर हुए हैं। तो ये एक बड़ी है जिसमें मेजॉरिटी लोग हुए हैं। अब इसमें क्या खौफनाक बात है कि ये है कि कहीं बच्चे आगे जाके बता ना दें, तो वो जो मोलेस्टर है, जो अब्यूज़र है, वो जान ही ले लेता है बच्चे की। एग्जैक्टली वो ये समझता है कि वो कहीं एक्सपोज ना हो जाए, तो वो जान ले लेता है। और यहाँ तो अभी तक कितने ऐसे देखें केसेस से कई गुना ज़्यादा हैं जो रिपोर्ट नहीं होते, और कई गुना ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो अब तक अल्लाह न करे वो अब्यूज़ होते रहते हैं, डर और खौफ की वजह से बताते नहीं। शर्म, जैसे अभी हमारे रिपोर्टर नवीद कमाल ने बात भी की ना कि शर्म और गैरत की वजह से लोग नहीं बता पाते और बच्चा खौफ की वजह से बता नहीं पाता। एक नहायत ही अनकंफर्टेबल किस्म की बच्चे की फीलिंग होती है जो वो बयान नहीं कर पाता। मैंने जितने भी अक्सर सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ देखे हैं जिसमें वो बताते हैं कि वो बचपन में इनको कहीं ना कहीं अब्यूज़ किया गया है, सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया है, उसमें कहीं ना कहीं उनका कोई टीचर, उनके घर का माली, उनका कोई रिश्तेदार, कोई चाचा मामा, कोई ना कोई ऐसा आ जाता है। तो हमें माँ बाप को कहाँ पर अलर्ट होने की ज़रूरत है कि बच्चा अगर अनकंफर्टेबल किसी आदमी से हो रहा है तो उसी वक्त में कान खड़े हो जाने चाहिए? देखिए इसमें जो है ना, हमें सबसे पहले तो अपने बच्चे को फुली इक्विप करना है कि वो एहतियाती तदाबीर उसको सिखानी है। 3 वर्ड्स उनको हमेशा सिखानी है, नो गो टेल। अब इसमें बच्चे को अपने उसके साथ नो गो एंड टेल। नो मीन्स के हम उसको इतना नहीं, हम उसको इतना फुली इक्विप करें। जैसे आपने कहा कि उसमें क्या होता है कि हम पेरेंट्स ज़बरदस्ती कह रहे होते हैं अंकल की गोद में जाके बैठ जाओ, क्यों नहीं बैठ रहे हो। अब बच्चा अनकंफर्टेबल है तो हमें छोड़ देना चाहिए। और बच्चा अक्सर व बेशतर जब अनकंफर्टेबल होता है या वो शिकायत करने की कोशिश करता है तो इमीडिएटली हम अपने बच्चे को शट अप कॉल देते हैं, हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते। अंकल तो ऐसे हो नहीं सकते, टीचर तो यूँ कर नहीं सकते, तो बच्चे की आवाज़ वहीं दब सकती जाती है। तो इसमें सबसे पहले पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि बच्चों पर ट्रस्ट करें। और फिर बच्चा अलाउ करता है अगले को कि ठीक है कि अगर, क्योंकि वो इतना खौफ में आ जाता है, उसको पता है कि मैं
फ़ायदा तो कोई है ही नहीं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो इसमें जो है ना बड़ा, और पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल है। हम पेरेंट्स जो हैं उसमें देखें ना, अगर हम एक बच्चे को अगर 20 रुपीज़ देते हैं और शॉप पे जाके 40 रुपीज़ की चीज़ ला रहा है तो हम खुश होते हैं। अगर हमारा बच्चा स्कूल से आता है तो हमने कभी जहमत नहीं करते कि बैग में से ये मोबाइल किसका निकला है, किसके साथ जा रहा है, किसके साथ आ रहा है। अब वो दुकानदार, सपोज करें इस वक्त हम दुकानदार को ले लें, वो इस तरह सॉफ्ट टारगेट करता है। जब वो 20 रुपये देता है तो वो पहले तो हाथ पकड़ लेता है, फिर कहता है आ जाओ बेटा अंदर से जो चाहिए ले लो। फिर वो स्लोली ग्रेजुअली बच्चे को जो है ना वो एडिक्ट करता है। फिर वो कहता है पीछे गोदाम से चिप्स लेके का कार्टन लेके आते हैं, बिस्किट लेके आते हैं, फिर अल्टीमेटली वो बच्चा जो है अब्यूज हो जाता है। ये जो है ना पेरेंटिंग का बड़ा रोल है कि उसमें पेरेंट्स जो हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें कम्युनिकेशन गैप हमारे यहाँ बहुत है, फ्रेंडली हम बच्चों के साथ नहीं है। और जब ये चीज़ें जब हो जाती हैं, और हमारे स्कूल्स में भी असातिज़ा को इसकी बहुत काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। बदकिस्मती से प्राइवेट स्कूल्स में फीस स्ट्रक्चर में तो हम दिखाते हैं कि काउंसलर भी हैं, साइकेट्रिस्ट भी हैं, लेकिन वो नहीं होते। और देहातों में तो इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और बच्चा अल्टीमेटली अब्यूज होता है। और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इतनी सेंसिटाइज नहीं है। एक तो फ्रेंडली नहीं है, तो पेरेंट्स चाहते हुए पुलिस थाने डरते हैं। एक तो जैसे आपने कहा बदनामी के डर से भी डरते हैं, दूसरा कि गाँव का बड़ा आ जाए, पंचायत का बड़ा आ जाए, वालिद आ जाए, तब तक वो जो सिम्टम्स होते हैं, जो एविडेंस होते हैं, वो मिस हो जाते हैं या मिसमैच हो जाते हैं, जिसका अल्टीमेटली फायदा मुजरिम को या कल्प्रिट को होता है। बिल्कुल जी, और फिर नुकसान जो है उसमें बच्चों को होता है। बहुत शुक्रिया जी, और सिस्टम को भी नुकसान इससे होता है। बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद थे और इतनी ज़बरदस्त आपने रिपोर्ट तैयार किया। आई होप कि इस रिपोर्ट को लेकर आगे कुछ काम भी हो ताकि सद्देबाब के पे जो है वो हम काम कर सकें। अच्छा जी, आपको बताते चलें कि टैक्स के हवाले से इस बार काफ़ी टैक्स जो है वो लोगों से कलेक्ट किया गया है। टैक्स दें और कौमी जिम्मेदारी निभाएं। पाकिस्तान में टैक्स की वसूली हमेशा से हमने देखा बहुत बड़ा मामला रहा है। FPR की जून 2024 तक 20 लाख नए टैक्स दहिंदगान को टैक्स नेट में लाने की कोशिश, और FPR ने टैक्स ना देने वाले नॉन फाइलर्स के बिजली, गैस कनेक्शन और सिम ब्लॉक करने का फैसला किया है। मुल्क भर में ज़िले टैक्स दफातर कायम किए जाएंगे। नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। माहिर माशियत खाकान नजीब इस वाले से हमारे से बात करने के लिए मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ये एकदम कैसे मुमकिन हुआ कि हमारे टैक्स नेट में हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड करना शुरू कर दिया। गो कि अभी भी नंबर्स उतने नहीं है जितने होने चाहिए, बट स्टिल एक बड़ी अचीवमेंट है। ये कैसे मुमकिन हुआ? अगर आप पिछले एक दिहाई में देखें तो आपको एहसास होगा कि पाकिस्तान का जो टैक्स टू GDP रेशियो है, जो FPR कलेक्ट करती है, वो 9% है। इंडिया का ये 16 से 18% है। सो एक तो बात ये तय कर लें कि पाकिस्तान अपने टैक्स के निज़ाम को ऐसा नहीं बना सका कि वो अपने खसारा जो फिस्कल का यानी कि मालियाती खसारा है उसको पूरा कर सके, और बार बार हमें IMF, वर्ल्ड बैंक से बोरो करना पड़ता है। ये बिल्कुल सादा गुफ्तगू है। इसमें कई सेक्टर्स ऐसे हैं, रिटेल, होलसेल, सबसे बढ़ के एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, पाकिस्तान की रियल एस्टेट, और फिर बाकी सेक्टर्स भी जो कि कम टैक्स पे कर रहे हैं। अब एक हदफ ये तय किया गया था, ये जो विदहोल्डिंग टैक्स एजेंट्स बनाए गए थे, असल मकसद इसका डेटा इकट्ठा करना था। फिर नादरा एक पाकिस्तान की सक्सेस स्टोरी है जिसमें हमने बहुत सा डेटा इकट्ठा कर लिया है, जिससे हम बता सकते हैं कि लोगों को टैक्स के नेट में लाने के लिए हम कैसे डेटा माइनिंग कर सकते हैं। अब एक सोच ये है कि पाकिस्तान में ऐसे 1 मिलियन एटलीस्ट लोग हैं, छोटे कारोबार हैं, जिनको टैक्स नेट में होना चाहिए और वो टैक्स नेट में नहीं है। सो FPR ने उनको नोटिसेस भेजे हैं और उनसे ये कहा है कि या तो आप फाइलर बन जाइए, जो कि उनको बन जाना चाहिए, इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है, और अगर आप नहीं बनेंगे तो FPR ने एक एम्पावरमेंट ली है। इसका मतलब ये है कि पहले वो ये काम नहीं कर सकते थे। अब सेक्शन 114B है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, और इसके तहत वो आपके सिम्स, आपके यूटिलिटी बिल्स यानी कि गैस, पावर, इनको कट ऑफ करने में उनके लिए मददगार साबित होगा। एक और चीज़ भी FPR ने की है, वो ये है कि 145 डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर उन्होंने DTOs कायम किए हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स बनाए हैं। इसका मकसद भी यही है कि लोगों तक डायरेक्ट रसाई पैदा करना और FPR की जो ब्रॉडनिंग ऑफ द टैक्स है, जिन सेक्टर्स का मैंने आपके सामने जिक्र किया है, उन तक पहुंचना। देखिए, ये तो आपका कौमी फरीज़ा है। आप
जरूर स्टेट से मांगें कि वो आपके लिए क्या मतलब करती है। आप चीजों पे आप स्टेट से मांगे, लेकिन आप तब तक स्टेट से मांग ही नहीं सकते जबकि आप खुद अपना किरदार भी बहैसियत एक पाकिस्तानी शहरी आप नहीं अदा करें। अगर आप टैक्स नहीं दे रहे, मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि उनको शिकायत तो बहुत है सिस्टम से, लेकिन टैक्स जब देने की बात आती है तो वो लोग दूर दूर तक उनका कहीं टैक्स से लेना देना नहीं होता। मुझे बताएं, ये जो बिजली, गैस और मोबाइल कनेक्शन काटने की पॉलिसी जो है जो बनाई थी FPR ने, आपको क्या लगता है कि क्या उसका भी बड़ा एक पार्ट है कि जिसकी वजह से लोग थोड़ा बहुत डरे हैं? क्योंकि समहाउ हमें लोगों को बताना पड़ा है सख्ती से, कब से बता रहे हैं कि नहीं भी टैक्स देना कितना ज़रूरी है, कि चलें ठीक है नहीं टैक्स देंगे तो ये करेंगे। आपको लगता है कि ये भी कुछ मेन रीज़न बनी है? ऑन अ लाइटर नोट, वो एक माफिया था ना यूनाइटेड स्टेट्स में, और वो अल कपोन उनका लीडर था, तो वो बहुत से मर्डर केसेस में ड्यू था। तो मर्डर केसेस में तो वो उसको नहीं पकड़ सके, बट वो टैक्स के चोरी में ज़रूर उसको पकड़ सके। कहने का मकसद ये है कि थोड़ी तो आपको डिटरेंस जो है वो कायम करनी पड़ेगी, बिकॉज इतनी लो टैक्स बेस से, मतलब क्या 4-5 मिलियन टैक्स पेयर्स हो जिस मुल्क में, और 25 करोड़ की आबादी हो, इतने सेक्टर टैक्स नेट से बाहर हों, इतने सेक्टर में एक टैक्स गैप एग्जिस्ट करता हो, तो आपको थोड़ी डिटरेंस तो बनानी पड़ेगी। और ओवर द ईयर्स हमारी डिटरेंस एक्चुअली तो कम हो गई है। Everyone thinks कि they can get away with it. Get away से मतलब है मैं कम टैक्स भी दूं, या connivance, of course इसमें भी कोई शक नहीं है कि connivance with the FPR officials एक बहुत बड़ा जुज़ है। उसको कम करने के लिए ऑफ कोर्स ये जो ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन है, क्योंकि ये ऑटोमेट कर देगी हर चीज़ को, तो इससे ही जो कनाइवेंस का आंसर है वो कम हो जाएगा। स्लो बट स्टेडी वी हैव टू मूव टू दिस काइंड ऑफ थिंग। पाकिस्तान का आज FBR टैक्स टू GDP रेशो 12% होना चाहिए। इससे हमारा मालियाती खसारा भी संभलेगा और डिपेंडेंस डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे बढ़ेगी, और ये जो हम इंटरनेशनली बोरो करते हैं ये भी कम होगा। बट ऑल दीज सेक्टर्स इवेंचुअली हैव टू प्ले देयर पार्ट। इसका एक और बहुत बड़ा असर हो रहा है, वो ये हो रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग जो है आपकी, जिससे आपकी एक्सपोर्ट्स बनती हैं, वो बहुत बड़ा बोझ ले रही हैं टैक्स का, बिकॉज हम उनका टैक्स कम नहीं कर पा रहे, और जो ऑलरेडी सैलरीड क्लास है उसी से टैक्स लिए जा रहे हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस पे बहुत बड़ा बोझ डाले हुए हैं, जो कि मैं और आप या गरीब आदमी एक ही जैसे पे करते हैं। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। खाकाना जी हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे टैक्स के हवाले से। टैक्स ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब स्टेट को क्वेश्चन करते हैं कि जी हमें हमारे स्कूल जो है वो अच्छे नहीं मिल रहे, हमें अच्छी कहते हैं हमारे पास अच्छे अस्पताल नहीं हैं, और बहुत सारी हमारे पास अच्छी रोड्स नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ों पे जब आप स्टेट को शिकायत कर रहे होते हैं तो आपको जहन में ये भी रखना चाहिए कि अच्छा ये सब चीज़ें तो हम स्टेट से मांग रहे हैं, पर क्या स्टेट को हमने टैक्स दिया? सवाल खुद से भी पूछना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब कुछ बात कर लेते हैं हम आपकी स्किन केयर के हवाले से। मेरे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप इंस्टाग्राम खोलें तो आप देखते हैं कि जिसमें इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके पास कोई रात सोने से पहले भी कोई तकरीबन 18-19 क्रीमें होती है जो वो मुंह पे लगा के सोते हैं। पता नहीं क्या कुछ चीज़ें आ जाती है, टोनर आ जाता है, फिर पता नहीं कौन सी ऐसी चीज़ें मार्केट में मौजूद है जो मैं नाम भी शायद उसका नहीं ले पाती, लेकिन इतनी क्रीमें लगाने वाले लोग एक साइड पे, दूसरी जाने हम ऐसे लोगों को भी देखते हैं कि जी जो बस कुछ भी नहीं करते, बड़ी मुश्किल से मुंह धो के सोते हैं। लेकिन जनाब मुझे ये समझ में नहीं आती कि मैं किसको फॉलो करूं, उसको कि जो बिल्कुल भी अपनी केयर नहीं करता, या फिर उनको जो तकरीबन 19 क्रीमें लगा लेते हैं। और कौन अफोर्ड कर सकता है भाई 19 क्रीम, और किसके पास ये टाइम है कि 19 या चलो एटलीस्ट 6 क्रीमें भी मुंह पे लगा सकें। तो क्या करना चाहिए, क्योंकि ये मौसम है सर्दी का, और सर्दी के मौसम देखते हैं कि जो आपकी स्किन पर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। जो एक्जिमा वाले पेशेंट्स होते हैं वो तो आप उनकी पेन को सोच भी नहीं सकते कि उनको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस में, जब स्पेशली ये सर्दी होती है तो उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये जो जल्द हमारी खुश्क हो जाती है और हम एक सिंपल एक नॉर्मल सा मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते, तो उसकी वजह से डिफरेंट किस्म की हमें स्किन डिजीज़ हो जाती हैं।
क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं, फिर जब बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाए तो खून भी आने लग जाता है। और सर्दियों में एक और चीज़ नोट करते हैं कि हमारी रंगत जो है ना वो थोड़ी बहुत डार्क होने लग जाती है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या साइंस है कि ऐसा होता है, इससे बचा कैसे जा सकता है, ये जानते हैं माहिर अमराज़ जल्द डॉक्टर सानिया जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सानिया एंड वेलकम टू सुबह का समा। डॉक्टर सानिया, सबसे पहले तो मुझे बता दें, सर्दियां हैं, सर्दियों में स्किन केयर क्या होती है? क्या वो हम उसको स्किन केयर कहें जो तकरीबन ढेर सारी क्रीमें मुंह पे लगाते हैं उसको, या फिर एक मॉइस्चराइज़र लगा लें उसको स्किन केयर जाने? वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। बहुत अच्छा आपका ये टॉपिक है, क्योंकि सर्दियों में बहुत कॉमन इशू आता है कि लोगों की रंगत डल हो रही होती है। बेसिकली इश्यूज़ क्या आते हैं कि हमारी ओवरऑल स्किन, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाती है। हमारे इर्द गिर्द हीटर चल रहे हैं, अंगीठी चल रही है, तो उसकी वजह से एनवायरनमेंट के अंदर से मॉइस्चर लेवल बिल्कुल कम हो जाता है। और उसी की वजह से जब लोग उस मॉइस्चर को बैलेंस नहीं करते लिक्विड इंटेक से, पानी, अब मैं लिक्विड इंटेक को यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ नहीं कह रही, सादा पानी ही अगर आप अपनी रूटीन में बढ़ा लें, फ्रूट्स जूसेस का इस्तेमाल बढ़ा लें, तो आपकी बॉडी हाइड्रेट अच्छी हो जाती है। इसी के साथ जो आपकी स्किन है, क्योंकि हम गर्म पानी का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं और हम मॉइस्चराइज़ नहीं करते, तो हमारी स्किन मज़ीद ड्राइनेस में जाती है और डलनेस और डार्कनेस के पैचेस आना शुरू हो जाते हैं। तो उसका बेहतरीन हल ये है कि बजाय इतनी लंबी लिस्ट ऑफ स्किन केयर के, आप सिंपल सा कोई भी मॉइस्चराइज़र जिसके अंदर वाइट सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन या सेरामाइड्स डले होते हैं या हाइलुरोनिक एसिड है, ये अपनी रूटीन में रखें। और आप दिन में बेशक एक बार लगाएं, लेकिन रात को सोते हुए अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़ करके सोएं, क्योंकि अगर आप रात को अच्छा मॉइस्चराइज़ कर लेते हैं, क्लेंजिंग कर लेते हैं, तो सारा दिन आपकी स्किन हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज रहती है। और इसी के साथ साथ थोड़ा सा अगर हम सनब्लॉक पे बात करें, बड़ी अच्छी बात की आपने, बड़ी अच्छी बात की। ज़रा मैं पहले क्योंकि खुराक पे ज़रा रहूँगी, फिर इंशाल्लाह मैं सनब्लॉक पे भी आऊँगी। आपने जो बात की ना, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ये हम लोग नहीं करते। और हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं जी, ब्लैक कॉफ़ी पीनी है, हमने कॉफ़ी पीनी है, हमने चाय पीनी है, और साथ साथ हमने जो ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं और उनकी ज़्यादती, वो कितना इफेक्ट करती है हमारी स्किन पे? अच्छा, ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। हम नॉर्मल रूटीन में, इवन गर्मियों में भी मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि हैंडफुल ऑफ नट्स, बहुत ज़्यादा नहीं, हैंडफुल ऑफ नट्स आप ज़रूर लें, कॉम्बिनेशन कर लें, मुख्तलिफ ड्राई फ्रूट्स का आप एक मिक्सचर बना लें, और आपके हाथ में जितने आते हैं नट्स, ड्राई फ्रूट्स, उसको रूटीन में रखें। बहुत ज़्यादा खाएंगे तो बहुत ज़्यादा पानी पीने से भी नुकसान होता है, तो हमेशा एतदाल में रह के चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये साथ ही साथ डायूरेटिक्स भी होते हैं, तो आपकी बॉडी से पानी एलिमिनेट करते हैं, निकालते हैं, तो उसको रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी होता है। ये चीज़ें बेशक लें, क्योंकि आपकी बॉडी डिटॉक्स हो रही है इन तमाम चीज़ों से, तो मॉइस्चराइज़र और पानी का इस्तेमाल रूटीन में मस्ट रखें। सही, ठीक है। अच्छा, फिर आप सन ब्लॉक के हवाले से बात करी थी, सन ब्लॉक कितना ज़रूरी है, और ये से भी बता दें कि सन ब्लॉक और सनस्क्रीन में कितना फ़र्क है? सन ब्लॉक, सनस्क्रीन बेसिकली एक ही चीज़ है। इसके अंदर हमने देखना होता है कि SPF क्या है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर क्या है, और स्किन टाइप क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों की स्किन ऑयली होती है, कुछ की ड्राई होती है, कुछ की कॉम्बिनेशन होती है। तो अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैंने अपनी स्किन के लिए क्या सन ब्लॉक लेना है, तो आप ऑल स्किन टाइप के लिए जो सन ब्लॉक्स होते हैं SPF 50 एंड अबव, वो आप रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। और जो ऑयली स्किन के अफराद हैं, वो सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक को रूटीन में रख सकते हैं। सर्दियों में नॉर्मली इशूज़ लोगों के ड्राइनेस के ज़्यादा होते हैं, तो ऑल स्किन टाइप, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट अच्छा होता है, वो ऑयल उसके अंदर डले होते हैं जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज और हाइड्रेटेड रखते हैं। और सुबह उठते ही जब आप अपना चेहरा धोते हैं, आप मॉइस्चराइज करें और साथ सन ब्लॉक अप्लाई करें, आपकी स्किन मेजर इशूज़ से जो सर्दियों में लोगों को फेस करने पड़ते हैं उससे बच जाएगी। अच्छा, सर्दियों में लोग ना नहाने से बहुत ज़्यादा भागते हैं, और जब वो नहीं नहाते और उसके बाद फिर सर्दियों देखते हैं कि उनकी बालों का भी बुरा हाल हो जाता है। आपने सीबम के हवाले से बात की, तो वो भी बालों में काफ़ी ज़्यादा जमा हो जाता है, फिर हम देखते हैं कि हेयर लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए क्या किया जाए? अच्छा, अब ये सर्दियों में एक और यही कॉमन इशू आता है कि लोग कंप्लेंट से आते हैं, मेरे सर में ऑयल बहुत ज़्यादा बन रहा है या डैंड्रफ बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो इसका इस्तेमाल भी अगेन गर्म पानी का ही है। जब आपका पानी का गर्म पानी का आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप हफ्ते में 2 बार नहा रहे हैं या 1 बार नहा रहे हैं, वैसे तो हर दूसरे दिन आपको नहाना चाहिए बालों को धोने के लिए। बाकी आप बॉडी बाथ बेशक डेली लें, लेकिन अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो आप डेली बेशक वॉश करें, लेकिन अगर ड्राई है तो आप एक दिन छोड़ के वॉश करें। डेली वॉश करेंगे तो बाल डैमेज होंगे। सल्फेट फ्री
शैम्पू अपनी रूटीन में रखें, और पानी जब आप गर्म इस्तेमाल करते हैं, उसे आप शॉवर लेते हैं, तो एट द एंड ऑफ शॉवर थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर का पानी अपने बालों से निकालें ताकि मसाम आपके क्लोज हो जाए, क्योंकि गर्म पानी के इस्तेमाल और सल्फेट कंटेनिंग शैम्पूज जो होते हैं वो आपकी स्कैल्प को ड्राई कर देते हैं, सर की जिल्द को ड्राई कर देते हैं, और जब सर की जिल्द ड्राई होगी तो रिएक्शन में ज़्यादा ऑयल बनता है और ज़्यादा डैंड्रफ आता है, और उसी की वजह से बालों में डैमेज आएगा तो बाल गिरेंगे भी। तो ये थोड़ी सी केयर है जो बिल्कुल आप घर पे बैठे कर सकते हैं। बच्चों को लेके मैं ज़रा बात करना चाहूँगी। बच्चे जब उनकी ड्राइनेस का शिकार हो जाते हैं उनकी स्किन, और बच्चों को अगर एक्जिमा हो जाए, और अभी जैसे बच्चों की मैं गालें देखती हूँ कि गालें लाल होना शुरू हो जाती हैं, फिर गालें फटना शुरू हो जाती हैं सर्दियों में, उससे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? जो न्यू बॉर्न बच्चे होते हैं उनके लिए तो बड़ा हम देखते हैं कि उनको उससे ड्राइनेस हो जाती है, बिल्कुल ऐसे लगता है स्किन की लेयर उतर रही है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये बताएं प्लीज़। अच्छा, जो जितने भी इनको हमारी डर्मेटोलॉजी की ज़ुबान में कहा जाता है पैपुलोस्क्वेमस डिसऑर्डर्स, ये स्किन की लेयर के ऊपर जितने भी ड्राइनेस के इश्यूज़ हैं, चाहे वो एक्सेमा है, चाहे वो एटॉपिक है जो आप बात कर रही हैं, ये एटॉपिक के केसेस मोस्टली होते हैं जिनके चीक्स के ऊपर ड्राइनेस और वो फटे हुए पैचेस आना शुरू हो जाते हैं। एटॉपिक हो गया, एक्सेमा हो गया, सोराइसिस हो गया, सिबोरिक डर्मेटाइटिस हो गई, तमाम जो पैपुलोस्क्वेमस डिसऑर्डर जो जिल्द के ऊपर खुश्की के जितने भी अमराज हैं ये सर्दियों में फ्लेयर कर जाते हैं। इसका रीज़न अगेन वही आ जाता है कि ड्राइनेस और मॉइस्चराइज़र का अप्लाई ना करना। तो इसका सिंपल सा हल, जैसे मैंने पहले बताया कि कोई भी ऐसा मॉइस्चराइज़र जिसके अंदर वाइट सॉफ्ट पैराफिन, लिक्विड पैराफिन, सेरामाइड्स डले हुए हैं, वो अपनी रूटीन में बच्चे को साथ ऐड करा लें। लेकिन कोई भी एंटीबैक्टीरियल सोप्स या इस तरह की चीज़ें नहीं इस्तेमाल करनी। हाइड्रेटिंग सोप अपने बच्चों के लिए रखें ताकि आपके बच्चों की स्किन मॉइस्चराइज रहे और हाइड्रेटेड रहे। सही, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर सानिया जावेद हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे स्किन के मसलों के हवाले से। और खाना पीना भी जो है ना इसमें बड़ा मैटर करता है कि आप एग्जैक्टली खा क्या रहे हैं। पानी का इंटेक, जी मैंने भी फ़ौरन ही पानी मंगवाया कि मेरा पानी ख़त्म हो गया था, और सर्दियों में आपको पानी पीना याद ही नहीं रहता, आप लिटरली भूल जाते हैं कि आपने पानी भी पीना है। पानी पीना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खैर जी, क्या कुछ खाना इंपॉर्टेंट है ये तो आपको पता होना चाहिए, हम आपको बताते भी रहेंगे। लेकिन आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि हमारे कराची के खाने ना बड़े ही मज़ेदार होते हैं, और वहाँ पर इतनी वैरायटी होती है कि हम खुद परेशान हो जाते हैं कि क्या खाएं या क्या ना खाएं। स्पेशली जब हमारे पास कोई घर में मेहमान आ जाता है तो हमें समझ में नहीं आती कि अच्छा कोई परौना आया है तो हम उसको कराची की ऐसी क्या चीज़ खिलाएं। कराची की चीज़ में हमें सबसे, आपको पता है कि बिरयानी तो मशहूर है, लेकिन निहारी भाई आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते। कभी भी कोई गैर मुल्की जब पाकिस्तान आता है तो उसको सबसे पहले इसकी कोशिश होती है भाई हमें निहारी तो ज़रूर खिला देना, हमने निहारी कराची की खानी है। और कराची के मारूफ पकवान जो सेंटर है जाहिद निहारी ने दुनिया के 100 लेजेंडरी रेस्टोरेंट्स की फहरिस्त में अपनी जगह बना ली है। दुनिया के कितने ममालिक हैं, उनके कितने रेस्टोरेंट्स हैं, और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट से अगर 100 रेस्टोरेंट्स करें तो हमारा ये रेस्टोरेंट निहारी का स्पेसिफिकली उसने इसमें बना ली है जगह। और जी ये बड़ा ज़बरदस्त, मैं क्या आपको कह सकती हूँ, इसका मतलब है मेरा तो दिल कर निहारी खाने को, क्या किया जाए। मेरे ख्याल से मैं ब्रेक ले लेती हूँ, छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं। वेलकम बैक। आए दिन हम टीवी पर और अखबारात में मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम से मुतालिक खबरें सुनते हैं और पढ़ते रहते हैं, मगर हम में से कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये सोचा होगा कि वो कुछ जो हम टीवी और अखबारात में दूसरों के साथ होता हुआ देखते हैं, खुदा न खास्ता वो कभी हमारे साथ भी हो सकता है। शायद अक्सर लोगों ने ये सोचा भी नहीं होगा, मगर बुरी घड़ी का कोई भरोसा नहीं होता कि कभी कहीं भी कुछ भी किसी के साथ हो सकता है। मगर इत्मीनान की बात है कि कई अफराद और इदारे ऐसे मौजूद हैं जो कि जुर्म के ख़िलाफ़ हमारा साथ देने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। ऐसे ही 2 मददगार लोगों में शबाना जिलानी और फौजिया तारिक का नाम भी शामिल है। ये दोनों ख़वातीन कानून में मुहाफ़िज़ नाम की एक सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के तहत अपना फ़र्ज़ निभा रही हैं, और इनकी कोशिश ये है स्पेसिफ़िकली कि ये ख़वातीन को जो मसले होते हैं उनसे निजात दिला सकें। शबाना जिलानी साहिबा जो इंस्पेक्टर पुलिस भी हैं वो इस वक्त मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद भी हैं, जबकि फौजिया तारिक साहिबा उन्होंने इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों को मैं अपने शो में खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। मुझे बताएं, ये जो बड़ी अच्छी आपने सोचा कि जी आप ये खिदमत खल्क करें और ख़वातीन की आप हेल्प करें और लोगों की हेल्प करें, ये आपके जहन में ख़याल कैसे आया, और ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है ये कैसे काम करती है? देखें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, हमारा एक महकमा है, पुलिस महकमा।
जो कि सबका मुहाफिज है। और दूसरी बात यह है कि बचपन से ही मुझे शौक़ था पुलिस ऑफिसर बनने का, क्योंकि हमारी फैमिली में तो सारे डॉक्टर्स, लेक्चरर और इस फील्ड की तरफ थे। तो मेरा एक बस बचपन से यही था कि मैं इंसानियत की खिदमत करूं, इंसानियत की खिदमत कर पाऊं। तो वही जज्बा लेके फिर मैंने जो है पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया। और ऐसे दौर में ज्वाइन किया कि उस टाइम में मेरे ख्याल में बहुत कम ख़वातीन थी कि जो इस डिपार्टमेंट की तरफ आना चाहती थी। हमारी काफ़ी सीनियर्स भी इस डिपार्टमेंट में आई। और मैं ये समझती हूँ कि इस डिपार्टमेंट में आना, मैं समझती हूँ कि अल्लाह पाक अपने सिलेक्टेड लोगों को चुनता है डिपार्टमेंट में आने के लिए, जो भी यूनिफॉर्म पर्सन है, एवरीवन। सो अल्हम्दुलिल्लाह बस वही जज्बा लेकर आए हैं और इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। तो किस तरीके से काम करते हैं आप लोग कि जब खुदा न खासा अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो तो फिर आप उसको कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं? वो किस तरीके से आपको अप्रोच कर सकता है? देखें, सबसे पहले तो हमें ये कहना चाहिए कि जिनके साथ कोई अल्लाह ना करे इंसिडेंट हो जाता है, आप किस नौयत के क्राइम की का क्वेश्चन कर रही हैं, आप मुझे ये बताएं, तो फिर मैं आपको उस लिहाज से जो है आंसर करूं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं सबसे पहले तो कि आपके पास अगर जो लोग आपको कॉल करते हैं जी, उनके साथ किस किस्म के क्राइम सरजद होते हैं? पहले तो मुझे आप ये बताएं कि उनमें किस किस्म की परसेंटेज क्या है? अच्छा, अगर एमरजेंसी फ़ोन कॉल की आप बात कर रही हैं, तो जिन्हें एमरजेंसी मदद की ज़रूरत होती है तो वो 2 डिजिट होते हैं 15। जी 15 को कॉल की जाती है कि उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं। खुदा न खास्ता किसी के घर में कोई डकैत घुस आए और उनको मौका मिल गया कॉल करने का, तो फौरी तौर पर फिर उनकी मदद हो जाती है। यानी कि ठीक है। तो अब मुझे ठीक है, ये पुलिस का महकमा बेसिकली जो है वो उसमें जिस तरीके से कानून फर्म, ये उसकी बात है, ठीक है, पूरा महकमा जो पुलिस के हवाले से मुझे बात करें, ठीक है। तो अच्छा, सबसे जो शिकायत आती हैं वो किस हवाले से आती हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा शिकायत जो है इस वक्त वो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, जिसमें चाहे ख़वातीन हैं, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, चाइल्ड, और इस तरह की ज़्यादा जो है केसेस हो भी रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ नौबियत के हो गए, डिफरेंट टाइप केसेस हो गए, जिसमें बहन भाइयों का भी आपस में झगड़ा होता है, या जायदाद का डिस्ट्रीब्यूट होता है, या फिर हस्बैंड वाइफ का जब झगड़ा होता है तो वो फिर तशद्दुद पर उतर आता है, या आप देख सकते हैं कि इस तरह का भी तशद्दुद होता है कि आगे चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, किसी की मौत भी वाक़या हो जाती है। सही। तो इन चीज़ों के लिए हमारे पास जब भी जो भी कंप्लेन होती है, सबसे पहले तो यही होता है कि हमें जब एमरजेंसी कॉल मौसूल होती है 15 की, तो हमें हमारा डिपार्टमेंट फ़ौरन रिस्पॉन्ड करने के लिए कहता है, और हमारे पास सिर्फ 10 मिनट होते हैं। सही। क्योंकि मैं इंडिविजुअल्स के वाले से बात करी, तो जैसे फौजिया जी भी मेरे साथ मौजूद हैं। फौजिया जी, मुझे बताएं, ये जो आपकी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, हाउ डज इट वर्क? ये किस तरीके से काम करती है और आप कैसे कोशिश करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो ख़वातीन जो आपको कॉल कर रही हैं, क्योंकि वो बड़ी हिम्मत जुतला के अप्रोच करती हैं, तो उनके लिए फौरी तौर पे आप काम कर सकें? Thank you so much for inviting me and I'm sorry for my bad throat as well. Actually, Law is my protector जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट के साथ एक कैंपेन थी हमारी फॉर द फास्ट रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स। तो उसमें ऐसा ही था कि कोविड में पुलिस चूंकि कोविड ड्यूटीज में बिजी थी, तो जो वुमेन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन था वो बहुत ज्यादा इग्नोर हो रहा था। तो मेरे पास भी एक रेप विक्टिम आई जिनकी FIR नहीं कट रही थी और बहुत उनको दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो फिर जो उस वक्त के कराची पुलिस चीफ थे गुलाम नबी मेमन साहब, हमने उनके साथ मिलकर ये कैंपेन शुरू की थी कि कोई भी जो वुमेन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है उसको इग्नोर ना किया जाए, इवन इन दी टाइम्स ऑफ कोविड, इफ पुलिस इज बिजी समवेयर एल्स या कोविड ड्यूटीज में ना। तो हमने इस कैंपेन का मकसद था टू एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस और फास्ट रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स। और उसमें ये था कि हमने फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया सारे ऑफिसर्स का कि अगर कोई लेट सपोज औरत थाने नहीं जा सकती है या उसका एक्सेस नहीं है अपने इलाके की जुरिस्डिक्शन में, तो फिर हम उनकी कंप्लेंट्स जो हैं वो तमाम हायर ऑफिशियल्स को ग्रुप में शेयर कर देते थे और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें फिर बहुत फास्ट एक्शन होता था, इंक्लूडिंग मेडिको लीगल एग्जामिनेशन एंड DNA रिपोर्ट। अच्छा, देखिए फौजी जी, यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि अगर कोई औरत आपको रब्ता कर रही हो तो उसको फिर डील कैसे करना है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि वो जिससे बात करी, जिससे अपनी प्रॉब्लम बयान करी, वो आगे उससे डील कैसे करे। जैसे आपने रेप विक्टिम के हवाले से बात की कि उसकी तो FIR दर्ज नहीं हो रही थी, तो उससे डील कैसे किया जाता है, दिस मैटर्स अ लॉट। क्योंकि बहुत सारी जगहों में हम इंटेरोगेशन के दौरान ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जो कि विक्टिम को और तार तार कर देते हैं। तो हाउ डू यू मेक श्योर कि ऐसी कोई चीज़ ना हो और जो
जो विक्टिम आपके पास आ रहा है उसका भी ख्याल रखा जाए, उसकी मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखा जाए? देखिए, इसके लिए तो आई एम एसोसिएटेड विद द ट्रेनिंग ऑफ पुलिस ऑफिसर्स एज वेल, और 10 ईयर्स से हम पुलिस को ट्रेनिंग करा रहे हैं और मेरी पूरी टीम है जिसमें काफ़ी फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, काफ़ी सीनियर लोग हैं। तो उसमें हम पुलिस को यही सिखाते हैं कि हाउ टू डील विद द विक्टिम। और उसके अलावा हमने अभी विक्टिम सपोर्ट यूनिट्स भी जो है वो काफ़ी बन गए हैं। तो विक्टिम सपोर्ट यूनिट का काम ही यही होता है काउंसलिंग विक्टिम की, क्योंकि एफआईआर से ज़्यादा तो विक्टिम को और उनकी फैमिली को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। दूसरा जो वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल्स हैं वो भी काउंसलिंग करते हैं और वो भी फैसिलिटेशन सेंटर हैं वुमेन और चिल्ड्रन के लिए एक तरह से। तो क्योंकि वो एफआईआर तो काट नहीं सकते हैं वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल्स, तो उनका काम यही होता है कि वो विक्टिम को काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और उनको उनके प्रॉपर थाने से कनेक्ट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 29 WCPCs हैं पूरे सिंध में जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और एज फार एज माई रोल इज कंसर्न, ऑफ कोर्स मैं इनके साथ ही मिलके काम करती हूँ पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के साथ। तो आई मेक श्योर कि विक्टिम का ख्याल रखा जाए और विक्टिम के साथ कोई ज्यादती ना हो। तो हमारी प्रायोरिटी यही होती है कि हमें विक्टिम को इंसाफ दिलाना है। बिल्कुल सही बात। तो ये आप दोनों का बहुत शुक्रिया जी। फौजी तारिक हमारे साथ मौजूद थी, साथ में शबाना जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इजाज़त लूँगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए। कल मुलाकातों के, अल्लाह हाफ़िज़।